नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 5। उससे पूछते क्यों नहीं, वह खुद ही बताए तो बेहतर होगा। आप आराम से बैठे रहिए। मैं उससे बातें कर सकता हूँ? नहीं, यह बड़ा ही पेचीदा मसला है। इसमें पेचीदा क्या है? या तो यह उसका बेटा है या फिर नहीं है। अटेंडेंट अजय के पीछे आ खड़ा हुआ। क्या बात है सर? कुछ नहीं, हम तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। तुम यहीं के रहने वाले हो? जी नहीं, वैसे मैं यहाँ से कुछ एक मील ही दूर पैदा हुआ था, लेकिन इस इलाके के तो तुम नहीं लगते। आप ठीक कह रहे हैं। आपको कैसे पता लगा? तुम्हारे लहजे से। तुम उत्तर प्रदेश में पले बड़े लगते हो। अटेंडेंट खुश हो गया। जी हाँ, मैं नैनीताल से आया हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? मैंने बीएससी की है। आपने यह क्यों पूछा? इसलिए कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी पंप अटेंडेंट का मामूली काम कर रहे हो। मैं किसी भी काम को छोटा या मामूली नहीं समझता सर, लेकिन यह भी सही है कि यह काम मैं टेम्पररी तौर पर कर रहा हूँ। वैसे करना क्या चाहते हो? मेरी दिलचस्पी एक्टिंग में है। वह हिचकिचाता सा बोला। मैं जानता हूँ, सुनने में यह मजाक सा लगता है, क्योंकि आजकल मेरी उम्र के लड़के आमतौर पर एक्टर बनने का ही ख्वाब देखा करते हैं। तब तो तुम्हें दिल्ली या बम्बई जाना चाहिए था। विराट नगर में भी तो फिल्में बनती हैं। तुम इसलिए यहाँ आए हो? यह भी एक वजह है, लेकिन विराट नगर तो यहाँ से बहुत दूर है। पहले कभी वहाँ गए हो? एक के बाद एक सवाल पूछे जाने की वजह से उसकी आंखों में संदेह के भाव उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। जी नहीं। एक्टिंग का कोई कोर्स किया है? जी नहीं। तजुर्बा है? कॉलेज में स्टेज पर बहुत काम किया है। कहाँ? सेंट माइकल कॉलेज में। अजय को सॉलिड जानकारी मिल गई। सेंट माइकल कॉलेज, नैनीताल से उसकी बैकग्राउंड को चेक किया जा सकता था। कॉलेज के रिकॉर्ड से आसानी से पता लग सकता था कि वह सच बोल रहा था या झूठ। तुमसे ये सब सवाल मैं एक खास वजह से पूछ रहा हूँ, अजय ने कहा। मैं विराट नगर में पार्क स्ट्रीट पर रहता हूँ। टैलेंटेड लड़के लड़कियों में मेरी दिलचस्पी है। तुम्हारे चेहरे मोहरे और कद बुत ने मुझे तुमसे बातें करने को मजबूर कर दिया था। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं? नहीं, लेकिन कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं जानता हूँ। अजय सीधा झूठ बोलने से बचना चाहता था, इसलिए बेनज़ीर को भी बातचीत में शामिल कर लिया। मेरे यह दोस्त एक मशहूर शायर हैं, नफीस अहमद बेनज़ीर। तुमने भी इनका नाम सुना होगा। बेनज़ीर चकरा गया। वह संवेदनशील किस्म का आदमी था। अजय के डायरेक्ट ढंग से अप्रोच करने से उसे उलझन में डाल दिया। उसने कार से उतरकर अटेंडेंट का कंधा थपथपाया। जी ठीक है, मेरा नाम शरद शर्मा है। आप फिल्म लाइन में हैं? दुविधा में फंसा बेनज़ीर जो कहना चाहता था कह नहीं सकता था। नहीं, वह बोला। अटेंडेंट ने असमंजसपूर्वक बारी बारी से दोनों को देखा। बेनज़ीर को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम शरद शर्मा है? वह बोला। बरसों पहले एक शर्मा को मैं भी जानता था। उसका नाम शिशिर शर्मा था। वह यहीं चंदन नगर के बाहरी भाग में दूसरी ओर समुद्र तट के पास रहता था। यह मेरे पिता का नाम है। आप जरूर उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें भी देखा था। उस वक्त तुम बहुत ही छोटे थे। अजय गौर से शरद शर्मा को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में खुशी की चमक उभरी, फिर भावावेश के कारण आंखें नम हो गई। इस स्थिति में उसकी जगह कोई और होता तो उस पर शीघ्र ही प्रतिक्रिया होनी थी, लेकिन अजय को याद आ गया। उसने खुद ही कबूल किया था कि वह एक्टर था। शरद शर्मा ने बेनज़ीर का हाथ थाम लिया। आप मेरे पिता को जानते हैं? वह कल्पित स्वर में बोला। आखिरी दफ़ा कब उनसे मिले थे? करीब 13 साल पहले। तब तो आप नहीं जानते। अब वह कहाँ है? नहीं बेटा, तुम्हारे पैदा होने के बाद वह न जाने कहाँ चला गया था। शरद शर्मा का चेहरा तन गया। और मेरी माँ? पता नहीं, वह भी कहाँ है? अजय बोला। तुम्हें अपने माँ बाप में से किसी की भी याद नहीं है? अपनी माँ की याद मुझे है, उसने बेमन से जवाब दिया। जब मैं 4 साल का था, वह दिल्ली के एक अनाथ आलय में मुझे छोड़ गई थी। उसने वादा किया था कि मुझे लेने के लिए आएगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। मैंने करीब 12 साल तक उसके लौटने का इंतज़ार किया। फिर मुझे लगा कि वह मर गई होगी और मैं वहाँ से भाग गया। दिल्ली में वो अनाथालय कहाँ है?
महरौली में। वहाँ से भागकर तुम कहाँ गए? नैनीताल। मैं सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। इत्तिफाक से एक नेक बुजुर्ग मुझे वहाँ मिल गए। उनका नाम केशव दत्त जोशी था। उन्होंने मुझे गोद तो नहीं लिया, लेकिन अपने बेटे की तरह ही मुझे पास रखा। शरद दत्त जोशी के नाम से मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। तुम्हारा नाम क्यों बदल गया? मेरे कहने पर। तुमने क्यों कहा? क्योंकि मैं अनाथालय से भागा हुआ था। यह भी तो हो सकता है तुम्हारा असली नाम शरद दत्त जोशी था और शरद शर्मा तुमने बाद में रख लिया। मैंने ऐसा क्यों करना था? किसी के कहने पर। शरद शर्मा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कौन है आप? प्राइवेट डिटेक्टिव? अगर आप डिटेक्टिव हैं तो विराटनगर और पार्क स्ट्रीट में कहानी क्यों गढ़ी थी? मैं पार्क स्ट्रीट पर रहता हूँ, लेकिन जिस ढंग से आपने कहा वो जानबूझकर गुमराह करने जैसा था। मेरे बारे में इतनी फिक्र मत करो। मुझे जो जानकारी चाहिए थी मिल गई। आप सीधी तरह भी तो पूछ सकते थे। मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे। बेनज़ीर उन दोनों के बीच में आ गया और अजय को क्रोधित निगाहों से घूरता हुआ बोला, लड़के को परेशान मत करो, यह बिल्कुल सच कह रहा है। इसकी आवाज़ तक अपने पिता से मिलती है। इस पर इल्ज़ाम लगाकर तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। अजय ने उससे बहस नहीं की। असलियत यही थी कि वह भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार था। शरद शर्मा यूं उनसे परे हट गया मानो एकाएक उसे खतरा नजर आने लगा था। उसका चेहरा कठोर था और नथुने फड़क रहे थे। मैं पूछता हूँ यह सब क्या है? ताव मत खाओ, अजय ने कहा। शरद शर्मा सिर से पांव तक कांप रहा था। मैं ताव नहीं खा रहा। आप लोग यहाँ आए, पहले मुझसे कुछ सवाल पूछे, फिर कहने लगे कि मेरे पिता को जानते थे। जाहिर है मुझे भी यह पूछने का हक तो है ही कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। बेनज़ीर ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शरद बेटा, इसका तुम्हारे लिए बड़ा भारी मतलब हो सकता है। तुम्हारा पिता एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक़ रखता था। लड़के ने उसका हाथ झटक दिया। इसकी कोई परवाह मुझे नहीं है। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? बेनज़ीर ने पूछा। लड़के के गालों पर आंसू बह रहे थे। मेरे इस दर्द को आप नहीं समझ सकते। बाय द वे, अजय ने पूछा, क्या तुम मायाकुंज इलाके के पुलिस स्टेशन गए थे? गया था। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वहाँ इंचार्ज के पास हड्डियों का बक्सा, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वे मेरे पिता की हैं, लेकिन इस पर ना तो मुझे यकीन है और ना ही इंस्पेक्टर चौहान को। तुम अब मेरे साथ वहाँ चलना चाहते हो? चाहता तो हूँ, लेकिन पंप बंद करके नहीं जा सकता। तुम्हारी छुट्टी किस वक्त होती है? 7:30 बजे। आज रात तुमसे कहाँ मिला जा सकता है? मैं मिसेज मिनोचा के बोर्डिंग में रहता हूँ। वो कहाँ है? लड़के ने पता बता दिया। क्या तुम इसे यह नहीं बताओगे कि इसका पिता कौन था? बेनज़ीर ने पूछा। ज़रूर बता दूंगा। कब? जब यह साबित हो जाएगा कि यह वाकई उसी का बेटा है, अजय ने कहा। आइए चलते हैं। बेनज़ीर बेमन से उसके साथ कार में सवार हो गया। पुलिस स्टेशन एक पुरानी इमारत में था। बेनज़ीर ने कहा कि उसे कंकाल से डर लगता था, इसलिए वह कार में ही रहेगा। अजय ने बहस नहीं की। वह कार से उतरकर इमारत में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर चौहान ऊंचे कद, भारी बदन और रोबीले चेहरे वाला 51 वर्षीय आदमी था। अजय ने अपना परिचय देकर डॉक्टर चौधरी का लेटर उसे दे दिया। लेटर पढ़कर इंस्पेक्टर ने इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि उसकी पकड़ में अजय को अपनी उंगलियां चटकती सी महसूस होने लगी। डॉक्टर चौधरी के दोस्त को मैं भी अपना दोस्त मानता हूँ। बैठो और बताओ किस काम से आए हो। अजय उसके डेस्क के सम्मुख पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मेरे काम का ताल्लुक उन हड्डियों से है जो मायाकुंज में एक मकान के नीचे से मिली थी। मैं समझता हूँ उनकी शिनाख्त आप करा चुके हैं। सही शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। हालांकि डॉक्टर चौधरी का कहना है कि वे हड्डियाँ उसके एक पुराने परिचित शिशिर शर्मा की हैं। यह बात इस तर्क के लिहाज से भी सही है कि वह आदमी उस मकान में रहता था, लेकिन सिर्फ इसी तर्क के आधार पर उन हड्डियों को शिशिर शर्मा की नहीं माना जा सकता। दिक्कत इस बात की है कि उस इलाके के किसी आदमी के गुम होने की रिपोर्ट हमें कभी नहीं मिली। हम अभी भी इस केस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम इस मामले में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस मामले को सुलझाने में किसी भी बाहरी मदद का स्वागत है। इसे लटकते हुए
अब करीब 6 महीने होने वाले हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, फिर अचानक पूछा, तुम उसी के परिवार के लिए काम कर रहे हो? मैं एक परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। उन लोगों ने कहा है कि किसी भी सूरत में उनका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अजय ने जवाब देकर पूछा, हड्डियों के साथ कोई और चीज़ भी मिली थी, मसलन घड़ी, अंगूठी या कपड़े? नहीं, कपड़ों की एक चिंदी तक भी नहीं थी। करीब 23 साल के अरसे में मिट्टी में दबे कपड़े तो गल गए होंगे, लेकिन बटन या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर धातु के, इसलिए वे तो मिलने चाहिए थे। हमने बड़ी बारीकी से जांच की थी, कोई बटन वहां से नहीं मिला। हमारी थ्योरी है कि लाश को नंगा ही जमीन में दबा दिया गया था। बिना सिर की लाश को? हाँ, डॉक्टर चौधरी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया लगता है। लाश के सिर के बारे में मैं भी सोचता रहा हूँ। खैर, कुछ एक हफ्ते पहले एक लड़का यहाँ आया था। उसका दावा है कि वह शिशिर शर्मा का बेटा है। आप नहीं समझते कि वो लड़का उसका बेटा है? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जब मैंने हड्डियाँ उसे दिखाई थी तो वह काफ़ी परेशान और दुखी हो गया था। दिक्कत यह है कि अपने बाप के बारे में उसे भी नहीं के बराबर ही जानकारी है। अपनी पूछताछ और जांच से हमने जो पता लगाया है उसके आधार पर यकीन से कहा जा सकता है कि 1971 की सर्दियों में शिशिर शर्मा उसी स्थान पर बने एक पुराने मकान में कुछ एक महीने रहा था। लेकिन लड़के को इस पर कतई यकीन नहीं है कि वे हड्डियां उसके बाप की ही हैं। उसका यह यकीन सही भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं भी इस बारे में सोचता रहा हूँ। जब कंकाल मिला था तो उसके साथ खोपड़ी न मिलने के बारे में हमारा अनुमान था कि या तो उसकी हत्या गर्दन काटकर की गई थी या फिर हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर कहीं फेंक दिया गया था ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। इनमें कौन सी बात सही है यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर यह बिल्कुल सही है कि हत्यारा जो भी था पेशेवर था। यह कुछ एक दूसरे तथ्यों से भी मेल खाता है। 60 और 70 के दशकों में चंदनगढ़ के उस इलाके को स्मगलरों द्वारा बाहर से समुद्र के रास्ते माल लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिछले कुछ एक सालों तक भी उनकी गतिविधियां यहाँ रही हैं, लेकिन 60 और 70 के दशकों में तो उनका धंधा पूरे जोरों पर था। इस काम के लिए दर्जनों खूंखार और पेशेवर डाकू उन्होंने यहाँ रख छोड़े थे। उन दिनों उस स्थान से जहाँ हड्डियाँ मिली थी, करीब 1 मील दूर दक्षिण में सागर तट पर एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी। करीब 2 साल से उसे गिरा दिया गया। खैर, 1957-58 तक उस इमारत में एक शानदार होटल चलाया जाता था, जो कि वास्तव में दूर दूर से आने वाले रंगीन मिजाज और धनी लोगों की अय्याशियों का अड्डा हुआ करता था। फिर वो इमारत किसी एक या कई स्मगलरों ने मिलकर खरीद ली। इमारत के बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर को स्मगल्ड गुड्स को इकट्ठा करना और वहां से अलग अलग शहरों में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर बार और वैशाल्य बना दिए गए और सेकंड फ्लोर पर जुआ घर चलाए जाने लगे। इंस्पेक्टर ने तनिक रुककर पूछा, तुम सोच रहे हो इन पुरानी बातों की इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे कैसे है? फिर अजय जवाब का इंतज़ार किए बगैर मुस्कुराकर बोला, इसलिए कि 1965 में एक बार उस इमारत में मैंने भी 4 रोज़ तक खूब ऐश की थी। वहीं पहली दफ़ा मैंने शराब चखी थी और पेशेवर लड़कियों की सोहब में हासिल की थी। उन दिनों मेरी उम्र 20 साल थी। कॉलेज के अपने एक दोस्त के साथ, जो दौलतमंद माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, उसी के खर्चे पर वहाँ गया था। तभी वहाँ चल रही गतिविधियों का पता लगने के बाद ही मेरे मन में अपराध और अपराधियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। उसी नफरत ने मुझे पुलिस विभाग में पहुँचा दिया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और स्वर कठोर हो गया। उन दिनों लालचंद नामक एक आदमी वहाँ बॉस हुआ करता था। 1969 में वह आयकर विभाग के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसे लंबी सजा हो गई और कुछ एक साल बाद वह जेल में ही मर गया। उसके कुछ एक गनमैन को भी उसी दौरान लंबी सजा हुई थी। वे सब प्रोफेशनल किलर्स थे। दूसरों की जान लेने के बदले में पैसा तो उन्हें मिलता ही था। इस काम में मजा भी उन्हें आता था। उन्होंने इस इलाके में दर्जनों लोगों की हत्याएं की थी। जिस आदमी का अधूरा कंकाल हमें मिला है, उसकी जान भी उन्होंने ही ली हो सकती थी। लेकिन आपने तो बताया है कि लालचंद और उसके आदमियों को 1969 में ही लंबी सजा हो गई थी, जबकि हमारा आदमी 1971 में मारा गया था।
यह यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला है। यह नतीजा हमने सिर्फ डॉक्टर चौधरी की बातों के आधार पर निकाला है। वैसे हड्डियां और उन पर लगी मिट्टी की जांच कराने के बाद भी उनके दफनाए जाने के सही वक्त का पता नहीं लग पाया है। मोटे तौर पर अनुमान है कि उन्हें 1970 से करीब 5 साल पहले भी दफनाया गया हो सकता था और 5 साल बाद भी। क्या मैं उन हड्डियों को देख सकता हूँ? जरूर। इंस्पेक्टर ने बाहर मौजूद कांस्टेबल को बुलाकर इस संबंध में आदेश दे दिया। कांस्टेबल चला गया। 5-7 मिनट बाद वह लोहे का एक बक्सा उठाई पुनः भीतर दाखिल हुआ। बक्सा डेस्क पर रखकर वह चला गया। इंस्पेक्टर ने बक्से का ढक्कन खोला। अजय ने खड़ा होकर गौर से देखा। रीढ़ की हड्डी को तार के टुकड़ों से जोड़ा हुआ था और वो सांप के कंकाल की तरह सबसे ऊपर पड़ी थी। शेष हड्डियों में टैग लगे थे और उन पर शरीर के उन हिस्सों के नाम लिखे थे जहाँ की वे थी। इन हड्डियों में आपने या डॉक्टर चौधरी या फिर इनकी जांच करने वाले किसी और व्यक्ति ने कोई खास बात नोट की थी? देर तक उन्हें देखता रहने के बाद अजय ने पूछा। गुड क्वेश्चन, इंस्पेक्टर ने कहा और बक्से से एक हड्डी निकालकर बोला। यह बाईं बाह के ऊपरी भाग की हड्डी है। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि जिस आदमी के शरीर की ये हड्डियां हैं उसकी बाईं बाह में कोहनी के जोड़ से तनिक ऊपर फ्रैक्चर हुआ था जिसे कुशल ऑर्थोपेडिस्ट द्वारा जोड़ा गया था। मुझे एक एसटीडी कॉल करनी है। उसकी बात काटकर अचानक अजय बोला। इंस्पेक्टर ने टेलीफोन की ओर संकेत किया। कर लो। अजय मुस्कुराया। नहीं, जनता पहले ही सरकारी खर्चों के बोझ से दबी हुई है, उसे और ज़्यादा दबाना मैं नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी बातें सुने? इंस्पेक्टर बोला। ओके, बाहर पास ही एक होटल में एसटीडी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से कर लो। सहयोग के लिए धन्यवाद, अजय ने कहा और बाहर निकल गया। होटल पास ही था। रिसेप्शन पर मॉनिटर सहित टेलीफोन उपकरण मौजूद था। रिसेप्शनिस्ट से इजाज़त लेकर और करीमगंज का एसटीडी कोड पूछकर अजय ने मेहता के ऑफिस का नंबर डायल किया। मिसेस मरवाह के माध्यम से मेहता से संबंध स्थापित होने पर बोला। अजय बोल रहा हूँ, चंदनगढ़ से। कहाँ से? मेहता द्वारा पूछा गया। चंदनगढ़ से। सलीमपुर के दक्षिण में यह एक छोटा सा शहर है। यहाँ तुम्हारे मतलब की 2 चीज़ें मुझे मिली हैं, एक मरे हुए आदमी की हड्डियाँ और एक लड़का। मैं हड्डियों से ही शुरुआत करता हूँ। हड्डियों से? हाँ, वे हड्डियाँ करीब 6 महीने पहले इत्तेफाक से खुदाई के दौरान मिली थी और अब स्थानीय पुलिस स्टेशन में है। हालांकि हड्डियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि वे उसी आदमी की हैं जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। मेहता को कुछ न कहता पाकर अजय ने पूछा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, लगता है उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन तुमने तो कहा है हड्डियों की शिनाख्त तक नहीं हुई है। इसलिए तो तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। बेहतर होगा कि डिटेल्स नोट कर लो। बाईं बाह में कोहनी से थोड़ा ऊपर फ्रैक्चर हुआ था और उसे किसी डॉक्टर ने ठीक किया था। तुमने चेक करके बताना है कि क्या अनिल दीवान की बाईं बाह कभी टूटी थी? अगर टूटी थी तो उसका इलाज करने वाला डॉक्टर कौन था? मैं 15 मिनट बाद फिर फ़ोन करूँगा। ठहरो, तुमने एक लड़के का भी जिक्र किया था, उसका इससे क्या ताल्लुक़ है? यह पता लगाना अभी बाकी है। वैसे लड़का समझता है कि वह उस मृत आदमी का बेटा है। अनिल का बेटा? हाँ, लेकिन इस बारे में खुद उसे भी यकीन नहीं है। वह नैनीताल से यही पता लगाने आया है कि उसका बाप कौन है। तुम्हारे विचार से क्या वह अनिल का ही बेटा है? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह सही है कि वह अनिल से तो काफ़ी हद तक मिलता है, लेकिन उसकी कहानी में दम नहीं है। कहानी क्या है? काफ़ी लंबी और पेचीदा है। मोटे तौर पर उसका कहना है कि उसकी परवरिश अनाथालय में हुई थी और फर्जी नाम से कॉलेज में पढ़ाई की। महीना भर पहले यह जानने के लिए यहाँ आया था कि असल वह कौन है। जो वह कहता है वैसा हुआ हो सकता है, लेकिन जब तक साबित ना हो जाए इसे सही नहीं माना जा सकता। लड़का है कैसा? होशियार, पढ़ा लिखा, तमीज़ और सलीके वाला। अगर वह कोई बहरूपिया है तो मानना पड़ेगा कि इस हुनर में भी माहिर है। उसकी उम्र कितनी है? 20 साल। तुमने बड़ी जल्दी इतना सब पता लगा लिया। मेरी किस्मत तेज थी। तुम्हारी और क्या खबर है? इंस्पेक्टर रावत ने मेरी कार का कुछ पता लगाया? कार मिल गई, सही हालत में है और पुलिस स्टेशन में खड़ी है। कमालपुर में जब मिली
तो पेट्रोल टैंक खाली था। उस आदमी का क्या हुआ जो उसे ले भागा था? उसका अभी कोई पता नहीं लगा। संभवतः कमालपुर में वह दूसरी कार लेकर भाग गया। कल शाम वहां से एक कार चोरी हुई थी। और कुछ? इंस्पेक्टर रावत ने बताया है, काली कांटेसा भी जिसमें हत्यारा भाग रहा था चोरी की कार थी। उसका मालिक कौन है? पता नहीं, इंस्पेक्टर पता लगा रहा है। अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। अगले करीब 20 मिनट तक वह मरहूम पीटर बेंजामिन की भूतपूर्व पत्नी मारिया सैमुअल के बारे में सोचता रहा, जो अब विक्टर सैमुअल की पत्नी बनकर सलीमपुर में इज्जत की जिंदगी जी रही थी और जिसके पास उसे दोबारा जाना था। फिर पुनः मेहता से संबंध स्थापित किया। मैंने डॉक्टर मदान से बातें की हैं। मेहता ने जानकारी दी। उसका कहना है, जब अनिल 8वीं क्लास में पढ़ता था तो उसकी बाईं बाह में कोहनी से थोड़ा ऊपर फ्रैक्चर हो गया था। जिस ऑर्थोपेडिस्ट ने उसका इलाज किया था उसे भी डॉक्टर मदान जानता है। हालांकि उम्मीद तो नहीं है, फिर भी कोशिश करो। शायद उस डॉक्टर के पास अनिल के उस वक्त के एक्सरे मिल जाएं। मेरे विचार से यही एक तरीका है सही शिनाख्त का। दांतों से शिनाख्त नहीं की जा सकती? नहीं, गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब है। क्या? मेहता का बुरी तरह चौंकता स्वर सुनाई दिया। फिर गहरी सांस लेकर कहा गया, ओह गॉड। पुनः संक्षिप्त मौन के पश्चात पूछा गया, मुझे वहां आना चाहिए? इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? इस तरह तुम्हें लड़के से बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। वह है कहाँ? यहीं एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है। कब तक पहुंचोगे? रात 8 से 9 बजे के बीच। मैं 9 बजे तुम्हें माया कुंज एरिया के पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। स्टेशन इंचार्ज अच्छा आदमी है। मेरे विचार से उसे असलियत बता देना ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन मर्डर के मामले को चुपचाप नहीं निपटाया जा सकता। जानता हूँ, मेहता के स्वर में कड़वाहट थी, लेकिन हम निश्चित रूप से तो नहीं जानते कि वे हड्डियाँ अनिल की ही हैं। इससे पहले कि अजय कुछ और कहता, मेहता द्वारा संबंध विच्छेद कर दिया गया। अजय ने इस दफा करीमगंज में पुलिस इंस्पेक्टर रावत से संबंध स्थापित किया। मेहता ने अभी मुझे बताया है, वह अपना परिचय देकर बोला, कि आपने पीटर बेंजामिन के मर्डर में इन्वॉल्व कॉन्टेसा का पता लगा लिया है। हाँ, वो कार परसों रात सलीमपुर से चुराई गई थी। चोर ने नंबर प्लेटें बदल दी है। उसका मालिक कौन है? सलीमपुर का ही एक आदमी है। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, कार चोरी चली जाने की पुलिस में रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। अजीब बात है। खैर, मैं इस वक्त सलीमपुर के पास चंदनगढ़ में हूँ। अगर आप कहें तो मैं उससे पूछताछ कर लेता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसका नाम राजेश मोहन है। वह होटल सनशाइन में रहता है। ठीक है। अजय ने उसे धन्यवाद देकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। टेलीफोन कॉल का बिल चुकाकर वह होटल से निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद बेनजीर को उसके निवास स्थान के पास ड्रॉप करके अजय सनशाइन पहुंचा। मेन रोड से हटकर पिछली सड़क पर स्थित वो औसत दर्जे का होटल था। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी के मुर्दनी चेहरे से जाहिर था कि वह हालात से मार खाता रहा है। मिस्टर राजेश मोहन हैं? अजय ने पूछा। शायद काम पर गए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। कहाँ? क्या काम करते हैं? कार सेल्समैन होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसका धंधा ज़्यादा अच्छा चल रहा है। वह पुरानी कारों के एक डीलर का कमीशन एजेंट है। यह मैं सिर्फ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे जरिए भी उसने एक कार बेचने की कोशिश की थी। वह काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा है। कुछ 1 हफ्ते हो गए। अचानक रिसेप्शन ने शंकित स्वर में पूछा। कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है साहब? मैं अपने ही काम से उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी पत्नी से मिलने से आपका काम चल सकता है। वह अपने कमरे में ही है। होनी तो चाहिए। आमतौर पर वह यहीं होती है। पता कर लो। मेरा नाम अजय है। उनकी कार खरीदना चाहता हूँ। रिसेप्शन ने फ़ोन पर मैसेज दे दिया। आइए, वह बोला। 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 10। अजय सीढ़ियों द्वारा दूसरे खंड पर पहुंचा। 10 नंबर कमरे के खुले दरवाजे में गाउन पहने 25 से 1 वर्षीय एक युवती खड़ी थी। अजय को अपनी ओर आता वह देख चुकी थी। जब अजय ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसने उबासी ली और अंगड़ाई लेकर हाथ नीचे गिरा दिए। उसकी सांस में शराब की गंध थी और आंखों में नींद। कद बुद्ध के लिहाज से फिगर इतना बढ़िया था। अजय सोचने पर मजबूर हो गया कि वो सेल के लिए था या सिर्फ डिस्प्ले किया जा रहा था। मिसेज राजेश मोहन? उसने पूछा। यस,
कॉन्टेसा का क्या किस्सा है? आज सुबह किसी ने फ़ोन किया तो राजेश ने कह दिया कि वो चोरी हो गई और अब तुम उसे खरीदने आ गए। क्या? कार चोरी हो गई? वो राजेश की बेवकूफ़ी थी। कुछ एक मामलों में वह पूरा बेवकूफ़ है। आप वाकई उस कार को खरीदना चाहते हैं? हाँ, बशर्ते कि कार सही हालत में है, पेपर्स कंप्लीट हैं और तुम्हारा पति वाकई उसका मालिक है। कॉन्टेसा का मालिक वही है, लेकिन पैसे के फैसले मैं किया करती हूँ। अंदर आओ, इस बारे में बातें करेंगे। अजय उसके पीछे भीतर दाखिल हुआ। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था और अधिकांश चीज़ें अपने सही स्थान पर न होकर फैली हुई थी। बैठो, वह कुर्सी की ओर संकेत करके बोली। माफ़ करना, मुझे बाहर काफ़ी काम करना होता है, इसलिए घर की देखभाल के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। क्या काम करती हो? मॉडलिंग। अजय कुर्सी पर बैठ गया। स्पष्ट था कि युवती बातूनी और घरेलू कामकाज के प्रति लापरवाह थी। संभवतः मॉडलिंग के नाम पर पेशा भी वह करती थी। वह बिस्तर पर बैठ गई। कीमत नकद दोगे ना? अगर खरीदूंगा तो नकद ही दूंगा। क्यों? हमें नकद पैसे की ज़रूरत है। खैर, कार की क्या कीमत देना चाहते हो? एक बात पहले ही समझ लो, कीमत मुनासिब ही बताना। सस्ती कीमत में कार मैं नहीं बेचूंगी। मेरा एक ही शौक है, कार की सैर। इसका मतलब यह नहीं कि राजेश मुझे घुमाने जाता है, लेकिन यह सही है कि कॉन्टेसा को 2-4 बार से ज़्यादा मैं नहीं ले गई। उस पर राजेश के भाई ने कब्जा किया हुआ है। राजेश इतना सीधा आदमी है कि फौरन उसकी बातों में आ जाता है। उस रात भी यही हुआ। क्या हुआ था? वही जो अक्सर होता रहा है। हमेशा की तरह हरीश बड़े जोश में आया। बड़े काम करने का उसका कोई आइडिया कभी कामयाब नहीं हुआ। इस दफ़ा वह कोई नया आइडिया लेकर आया था। उसे बस एक कार की ज़रूरत थी। फिर उसने जल्दी ही मोटा पैसा कमा लेना था। उसकी बातों में आकर राजेश ने कार उसे दे दी। हरीश इतना चालू है कि बातों बातों में उसके शरीर के कपड़े तक उतरवा सकता है। यह कब की बात है? परसों रात की। मैं नहीं जानता था। अजय उसको उकसाने के विचार से बोला। राजेश का कोई भाई भी है? उसका सगा छोटा भाई है, वह सपाट स्वर में बोली। उसके मामले में हमारा खून का रिश्ता है, मौत ही हमें जुदा कर सकती है वाली बात पर राजेश पूरी तरह अमल करता है। अगर उस कमीने का लफड़ा नहीं होता तो हम अभी भी विशालगढ़ में चैन से रह रहे होते। वो कैसे? मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, वह बोली। लेकिन बदकिस्मती ने उसके दिमाग को सुस्त कर दिया था और सस्ती शराब ने जुबान कुछ ज़्यादा ही खुलवा दी थी, इसलिए चाह कर भी वह खुद को रोक नहीं सकी। हरीश को अदालत ने सज़ा सुना दी थी, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए और पहला जुर्म होने की वजह से यह शर्त साथ लगा दी कि अगर कोई स्थानीय व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी ले ले तो उसे पैरोल पर छोड़ा जा सकता था। इसलिए हरीश की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। उसने कमरे में निगाहें दौड़ाई। इस कोठरी में, जबकि विशालगढ़ में हमने किश्तों पर अपना फ्लैट खरीद लिया था, लेकिन राजेश ने फिर शराब पीनी शुरू कर दी और हम किश्तें नहीं चुका पाए। हालांकि इसके लिए उसे दोष मैं नहीं देती। सारी मुसीबत की जड़ उसका वो भाई ही है। वह साधु को भी शराब पीने पर मजबूर कर सकता है। राजेश ने जिंदगी में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, सिवाय मेरे, लेकिन घर में इतना तो चलता ही रहता है। हरीश को किसने सजा हुई थी? अजय ने पूछा। उसने एक आदमी को पीटकर उसका पर्स छीन लिया था। पर्स में सिर्फ 300 रुपये थे और उसे सजा हुई 6 महीने की, यानी 50 रुपये महीना। हरीश वाकई मास्टरमाइंड आदमी होना चाहिए। वह बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद को तीसमार खां समझता है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें यह सब सुना रही हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई कि तुम यहाँ कार खरीदने आए थे। मैं फिक्र बहुत करती हूँ, इसलिए बातें भूल जाती हूँ। अजय की ओर से फिसलकर उसकी निगाहें पलंग के बगल में मेज पर रखी बोनी स्कॉच की आधी भरी बोतल पर जा टिकी। सच बात यह है कि 3-4 ड्रिंक भी मैंने लिए हैं। कॉन्टेसा कब दिखाओगी? अजय ने पूछा। जब चाहो देख सकते हो। वैसे इस बारे में राजेश से बातें करना बेहतर होगा। वह कहाँ मिलेंगे? मुझसे पूछना बेकार है, वह अपनी ही धुन में बोली। सच बात यह है, मैं तो यह तक नहीं जानती कि हरीश कार को वापस ले आया है या नहीं। राजेश ने यह क्यों कहा कि कार चोरी हो गई थी? पता नहीं, जब वह गया था तो मैं कुछ नींद में थी, इसलिए उससे पूछ नहीं सकी। नींद के ख्याल से उसे उबासी आ गई
और उसने पलंग की मुश्त से पीठ सटाकर आंखें बंद कर ली। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर वो दरवाजे के सम्मुख आ रुकी। बिजी हो मीरा? एक पुरुष स्वर में पूछा गया। उसने आंखें खोलकर दरवाजे की ओर गर्दन घुमाई। तुम आ गए डियर? हाँ। बिजी हो? नहीं, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलकर एक आदमी भीतर दाखिल हुआ। फिर अजय को देखकर यूं ठिठका मानो गलत वक्त पर गलत जगह आ गया था। सॉरी। 32 वर्षीय उस आदमी के शरीर पर मैला लेकिन कीमती सूट था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे वह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। अजय ने नोट किया, उसका चेहरा नौजवान से उसकी कार लेकर भागा था। उस हद तक मिलता था कि इस समानता को निसंकोच पारिवारिक समानता कहा जा सकता था। प्रत्यक्षता वह राजेश मोहन था और वो नौजवान उसका छोटा भाई हरीश था। तुमने तो कहा था, वह अपनी पत्नी से बोला। बिजी नहीं हो? मैं सिर्फ आराम कर रही हूँ, वह सीधी बैठती हुई बोली। यह जनाब कांटेसा खरीदना चाहते हैं। राजेश मोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिकाऊ नहीं है, वह बोला। तुम्हें किसने बताया कि वो बिकाऊ है? ऐसे ही सुना था, अजय ने जवाब दिया। और क्या सुना है? अजय ने घुमाने फिराने की बजाय सीधी चोट की। तुम्हारा भाई मुसीबत में है। राजेश ने सिर से पांव तक अजय को घूरा और समझ गया। प्रतीत हुआ कि हाथापाई करने का सीधा सा मतलब था अपनी दुर्गति कराना। उसने पलकें झपकाई। तुम्हें दत्ता ने मुझे यह बताने के लिए भेजा है? किसने? नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं अमरीश दत्ता की बात कर रहा हूँ। वह शब्दों को चबाता हुआ सा बोला। तुम्हें उसने भेजा है तो वापस जाकर मेरी ओर से उसे कह देना कि अगर वह समुद्र में डूब मरे तो हम सब पर बड़ा भारी एहसान करेगा। अजय उठकर खड़ा हो गया। राजेश ने फौरन अपने हाथ यूं ऊपर उठा लिए मानो उसे डर था कि अजय उसके साथ मारपीट करेगा। उसकी इस हरकत ने बता दिया कि वह मारामारी से दूर बचने वाला डरपोक किस्म का आदमी था। तुम्हारा भाई बड़ी भारी मुसीबत में है, अजय बोला। उसके साथ ही तुम भी फंस गए हो। वो जिस कार में कल एक मर्डर करने गया था वो तुमने ही उसे दी थी। कि क्या बकते हो? कौन हो तुम? परिवार का एक दोस्त। हरीश कहाँ है? मैं नहीं जानता, वह अपने कमरे में नहीं है, अभी वापस नहीं लौटा। अमरीश दत्ता का तुमसे और हरीश से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता, तुम्ही ने तो उसका नाम लिया था। क्या दत्ता ने हरीश को बेंजामिन के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? क्या? युवती ने पूछा। किसका मर्डर हो गया? पीटर बेंजामिन का। जानती हो उसे? नहीं। उसकी जगह राजेश ने जवाब दिया। हम उसे नहीं जानते। अजय उसकी ओर बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो राजेश। बेहतरी इसी में है कि मुझे सब कुछ बता दो। इस बखेड़े में हरीश के साथ साथ तुम भी बुरी तरह फंस चुके हो। राजेश पीछे हटता गया जब तक कि उसकी टांगें पलंग से नहीं जा लगी और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रही। उसने यूं अपनी पत्नी को देखा मानो इस वक्त वही एकमात्र सहारा थी, लेकिन पत्नी अजय को देख रही थी। क्या किया है हरीश ने? मर्डर। हे भगवान! वह फौरन बिस्तर से उतरकर अपने पति के सामने खड़ी हो गई। और तुमने उसे कार दे दी? मुझे देनी पड़ी। कार उसी की थी, बस खरीदी मेरे नाम से गई थी क्योंकि वह पैरोल पर था, अजय बोला। राजेश ने जवाब नहीं दिया। युवती ने उसकी बाँह पकड़कर हिलाई। बताओ, हरीश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, राजेश ने कहा और अजय की ओर पलट गया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। ठीक है, लेकिन दत्ता का क्या किस्सा है? जब हम विशालगढ़ रहते थे, हरीश उसके लिए काम करता था। वे लोग हमेशा उसे काम पर वापस आने के लिए कहते थे। हरीश क्या करता था? कोई भी गंदा काम जो वे कराना चाहते थे। मर्डर भी? हरीश ने मर्डर कभी नहीं किया। तुम्हारा मतलब है इस मर्डर से पहले? इस पर मैं तभी यकीन करूंगा जब हरीश बताएगा। जिंदगी भर बेवकूफ़ी बने रहोगे, युवती कराहती सी बोली। आखिर आज तक उसने मुसीबत के अलावा हमें दिया ही क्या है? फिर भी वह मेरा भाई ही रहेगा। तुम्हें उम्मीद है कि वह तुमसे संपर्क करेगा? हाँ, अगर वह संपर्क करता है तो मुझे बताओगे? ज़रूर। वह साफ झूठ बोल रहा था, लेकिन अजय कुछ कहने की बजाय बाहर आ गया। सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचकर उसने 100 रुपये का एक नोट रिसेप्शनिस्ट के सामने डाल दिया। यह क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? 100 रुपये का नोट। यह तुम्हारे लिए है, आज का इनाम।
कल भी इनाम लेना चाहोगे? यानी एक और 100 का नोट? बदले में मुझे क्या करना होगा? राजेश मोहन से मिलने आने वालों पर नज़र रखना और वह कोई फ़ोन करता है, खास तौर पर शहर से बाहर, तो उसका रिकॉर्ड रखना। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।